अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। शकरकंद की अधिक उपज देने वाली किस्में व बुआई विधि पर जानकारी। उड़द और मूंग की उपज को प्रभावित करने वाले कीटों का नियंत्रण। टसर रेशम के उत्पादन को प्रभावित करने वाले रोगों का नियंत्रण। हमारे प्रदेश के जो भी किसान शकरकंद की खेती करना चाहते हैं वो इसकी उन्नत किस्मों का चुनाव करके वैज्ञानिक अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर बुआई करते हैं, तो आने वाले समय में इससे ज्यादा उपज लेकर अधिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो शकरकंद की अधिक उपज देने वाली किस्में व बुआई तकनीकी पर जानकारी दे रहे हैं ग्राम नामली, जिला रतलाम के प्रगतिशील किसान बालकृष्ण सांवरिया। मैंने 2 बीघे में शकरकंद की खेती लगा रखी है। वर्तमान में 15 से 20 रोज की फसल हो गई है। शकरकंद की खेती में सर्वप्रथम तो हमें नर्सरी तैयार करनी रहती है कि बीज से नहीं लगती है, ये एक बेल के द्वारा फसल लगती है और इसके लिए हमें सर्वप्रथम बेल तैयार करनी होती है। उसके लिए जो हमारे जो छोटे शकरकंद जो हम इकट्ठा करके रख लेते हैं उनकी हम क्यारियां बना देते हैं और क्यारियों में मतलब मार्च के महीने में वो क्यारियों में वो चुपाई करवा देते हैं छोटे शकरकंद की और उस पर निरंतर तीसरे से चौथे दिन पानी छोड़ते रहते हैं। जब वो मतलब गर्मी में वैसे बेल तैयार होनी शुरू हो जाती है, अगर जैसे हम इसकी चुपाई अगस्त महीने में करवाते हैं तो अगर बेल आपको उस अवस्था में अगर छोटी पाई गई तो हम उसमें यूरिया खाद का फुकाई करवा के उस बेल की थोड़ी बढ़ा सकते हैं। जो जहाँ शकरकंद लगाने हैं वहाँ पे हम उस खेत में तैयारी करते हैं, उसमें मतलब कि अच्छी तरह से 1 से 2 बार उसकी हकवाई करवा देते हैं। उसके बाद हम उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद लेते हैं, उसमें ट्राइकोडर्मा मिला के उसे ढक देते हैं, अच्छा थोड़ा उसमें नमी बना के, और लगभग 5 से 6 रोज बाद देखते हैं कि उसमें बारीक बारीक सफ़ेद सफ़ेद फफूंद जैसे ऊपर जम जाती है। मतलब उस खाद को हम लेके वो खेत में फुकवा देते हैं। उस समय एक सावधानी ये रखनी चाहिए कि मतलब कि जो अपने खेत में नमी रहती है वो मतलब पर्याप्त मात्रा में खेत में नमी रहनी चाहिए। उसके बाद हम उसमें खेत की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए हम सर्वप्रथम उसकी अच्छी हकवाई करवा के बाद में फिर 2 बोरी सुपर फास्फेट पर बीघे के हिसाब से और उसमें 15 किलो पोटाश मिला के हम उसमें खेत में फुकवा देते हैं। और जिसके बाद हम नाई के जो बेल की जो नाई रहती है उसके द्वारा हम उसमें कतारें बनवाते हैं। लगभग 12 इंच की पौधे से पौधे की कतारें रहती है नाई की, और उसके द्वारा हम निशान बना लेते हैं और मजदूर उसके बाद में उसकी चौपाई करवाते हैं। तो जैसे वो जो 16 इंच का टुकड़ा रहता है उसके दोनों मुंह ऊपर रखते हुए हम उसका जो बीच का तना रहता है वो अंदर पाँव से दबा देते हैं। जैसे ये बिल्कुल इस तरह लगाते हुए दोनों मुंह हम उसके ऊपर रखते हैं। इसमें हम कतार से कतार की दूरी 12 इंच रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी अगर हमें बढ़वार अत्यधिक चाहिए तो उसके लिए हम क्रॉस बोते हैं। जैसे कि इस प्रकार ये हम यहाँ पे दोनों मुंह मतलब खुले रहते हैं
और ये बीच का तना हम दबा देते हैं। इसके बाद एक ये यहाँ पे आ गया, तो ये इस अवस्था में बोया जाता है। ये मुंह यहाँ पे है, वापिस एक इसका ये मुंह खुला है, एक ये मुंह खुला है और एक ये मुंह खुला है और एक ये मुंह आ गया है। इसमें यहाँ पे फूटन आएगी, यहाँ पे फूटन आएगी, यहाँ पे फूटन आएगी और बीच में जो एक मेन जड़ बनेगी वही मतलब कि कंद जमेगा। वर्षा होती रहती है तो सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती। उसके उपरांत अगर लगातार 10 से 12 दिन की जड़ पड़ जाती है तो ये जो इसके जो तने रहते हैं, जो फुटन रहती है, बेल बनती है। तो बेल हर जगह मतलब कि अपनी एक जड़ रख देती है, हर लगभग 10 से 12 इंच के अंदर एक जड़ रख देती है। तो उस जड़ को हम उखाड़ के एक जो मेन जड़ रहती है उस पर आधारित रखते हैं, ताकि जो मेन दूध उतरना शुरू हो जाए तो एक ही जगह उतरे और एक ही जगह कंद बनना शुरू हो जाए। मतलब 40 दिन के अंतराल में हम इसकी पलटाई करवा देते हैं और ये जो एक ही जड़ पे रखते हैं उस पौधे को। अगर हम इसकी पलटाई नहीं करवाएंगे तो छोटे छोटे कंद मतलब कि जहाँ जहाँ बेल जाएगी वहां बन जाएंगे और जो एक कंद है वो निश्चित वो नहीं बन पाएगा, उत्पादन प्रभावित होगा, उससे उत्पादन भी प्रभावित होगा और जो कंद भी हमारे छोटे रह जाएंगे। इसमें वैसे अगर वर्षा काल चलती रहती है तो सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं रहती है, पर अपितु अगर हमें जिससे इसके 70 से 75 दिन बाद अगर मान लो अगर पानी गिरना बंद हो जाता है उस समय हमें इसकी सिंचाई करवानी अनिवार्य रूप से जरूरी रहती है। अगर ये बेल छोटी रहती है तो उस समय हम पारंपरिक तरीके से बेल द्वारा करपाई करवा सकते हैं इसके अंदर, और अगर बेल बड़ी हो जाए तो उसके लिए हम मजदूरों द्वारा निदाई गुड़ाई करवा सकते हैं। खाद का इस्तेमाल वैसे तो हम इसकी चुपाई से पहले एक बार हम खाद इसमें दे देते हैं और अपितु उसके बाद हम मतलब कि जो हम सिंचाई करते हैं उसके पहले हम जो तातड़े मतलब कि बेल को पलटाया जाता है उसके बाद हम इसमें डीएपी देते हैं, मतलब कि 20 किलो बीघे के हिसाब से हम इसमें डीएपी फुकवा देते हैं ताकि वो कंद में थोड़ी वृद्धि हो जाए और कंद अच्छा मतलब साफ और बड़ा निकले। जो भी किसान भाई अभी मतलब कि शकरकंद की खेती लगाने में इच्छुक हैं, उस समय अभी इस समय पर्याप्त समय चल रहा है, मतलब अगस्त का महीना है, इस समय आप शकरकंद की खेती लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन लेके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे प्रदेश के जिन भी किसान भाइयों ने उड़द और मूंग की बुआई की है उनकी फसल वर्तमान में बढ़वार की अवस्था पर है, परंतु कुछ हानिकारक कीट इस समय फसल को क्षति भी पहुंचा रहे हैं, जिनका नियंत्रण करना बेहद जरूरी है, अन्यथा आने वाले समय में कम उपज प्राप्त होगी। और इसीलिए उड़द और मूंग की फसल को हानिकारक कीटों से कैसे बचाया जाए, इस विषय पर जानकारी दे रही हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर मीना अग्निहोत्री। आज मैं आपको मूंग उड़द जो आप खरीफ में लेते हैं और इसको जायद में भी उधर गर्मियों की उसमें भी लेते हैं आप, उसमें लगने वाले कीड़ों के बारे में और उसका हम कैसे सही से उपचार कर सकते हैं इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मूंग उड़द में दोनों में एक ही जैसा कीट समूह जो होता है वो लगभग उस क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है और इस दोनों में ही मूंग उड़द में ही इसकी जमाव की अवस्था से ही कीड़ों का लगना स्टार्ट हो आरंभ हो जाता है। तो ये जैसे ही आपका ये पौधा बाहर आता है वो मुरझाने लग जाता है, तो इसका मतलब है कि आपके खेत में इस कीट का आक्रमण है, मूंग उड़द में इस कीट का आक्रमण है। तो आप इस कीट की रोकथाम के लिए सबसे पहले जब आप मूंग उड़द की बुआई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इसको एक कीटनाशी है इमिडाक्लोप्रिड, उसकी 3 ml या बहुत ज़्यादा आपके उसमें होता हो या 5 ml से 1 किलोग्राम सीड को इस कीटनाशी से उपचारित करके बोएं। तो इस कीटनाशी से उपचारित करने से आपको 2 लाभ होंगे। एक तो तना छेदक जो कीट है उससे आपकी फसल का बचाव संभव हो, साथ ही साथ इस उपचारित करने से आपकी फसल को लगभग 1 महीने तक जो इसमें चूसक कीट या लग जाते हैं उससे भी आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। जब आपकी फसल मूंग उड़द की फसल जो है वनस्पतिक अवस्था में आती है तो इसमें एक दूसरा जो कीड़ा है जिसको कि आप देखते होंगे कि उसकी सूंडी में बाल बाल होते हैं और एक वैसे ही दूसरा एक कीड़ा होता है उसके शरीर पे कोई बाल नहीं होता है जिसको कि स्पोडोप्टेरा या तंबाकू सूंडी की 2 सूंडियों का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। तो इन दोनों ही सूंडियों की रोकथाम के लिए आपको सबसे पहले लैम्डासाइलोहेलोथ्रीन की 1 ml
पानी में मिला करके प्रति हेक्टेयर के दर से अगर छिड़काव करेंगे तो आप इन कीड़ों को आप शुरुआती अवस्था में अपनी फसल को बचा सकते हैं। अगर तंबाकू की सूंडी जो कि हरे समुद्री हरे की तरह की होती है, अगर इस सूंडी का बहुत ज़्यादा प्रकोप है तो आप अपनी फसल को एक इंडोक्साकार्प नामक एक दवा आती है, उसकी दवा का 1 ml पर लीटर के हिसाब से अपने फसल में छिड़काव करें तो तंबाकू की सीढ़ी। लेकिन इस दवा का तभी प्रयोग करें जब बहुत ज़्यादा आपकी फसल में इस कीट का आक्रमण हो। साथ ही साथ मूंग में और उड़द में ही एक पीला मोज़ेक भी लगता है, जिसमें कि आपका जो पौधा होता है वो पीले रंग का हो जाता है। ये एक विषाणु जनित रोग है जो कि एक सफ़ेद मक्खी, जिसको कि वाइट फ्लाई या सफ़ेद मक्खी भी कहते हैं, उसके द्वारा ये जो पीला मोज़ेक है आपकी फसल में फैलता है। तो अगर आपकी फसल में अगर कोई पीला पौधा दिखाई दे तो उसका एक ही उपचार है कि आप उस पौधे को नष्ट कर दें और या तो जला दें या फिर मिट्टी में दबा दें। और नहीं तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो सफ़ेद मक्खी है यहाँ से रस चूसेगी और दूसरे पौधे में जाएगी और उस रस से जो विषाणु है एक पौधे से दूसरे पौधे में ये उसको वहाँ पर फैला देगी। तो इस कीट की भी रोकथाम के लिए एक आप दूसरी दवा है ट्राइजोफास। उस दवा का आप 2 ml पर लीटर के हिसाब से अपनी फसल में प्रयोग करें तो मूंग उड़द में सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण हो जाएगा। और अगर आप इस मक्खी को नियंत्रण कर लेंगे तो जो विषाणु जनित रोग है जिसको कि कोई पीला मोज़ेक कहते हैं वो भी कंट्रोल हो जाएगा। साथ ही साथ आपकी जब ये फूल अवस्था आती है पौधे में तब दूसरे जो कीट हैं मदकुण और थ्रिप्स नामक कीटों का आपकी फसल में मूंग उड़द में बहुत ज़्यादा अटैक होता है। तो इसके साथ ही साथ ये जब बग का हो जाता है तो आपको उसको कैसे पहचानेंगे कि आपकी फसल में थ्रिप्स का या बग का अटैक। जब फसल में फली अवस्था आती है तो या तो फलियां बनेंगे नहीं या फिर फली बनेंगी भी तो उसमें के अंदर कोई दाना नहीं होगा। तो इससे पता चल जाएगा कि आपको कि आपकी फसल में थ्रिप्स या फिर मदकुण का प्रकोप हो रहा है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आप नीम की फली का एक्सट्रैक्ट 5% या फिर ट्राइजोफास 2 ml पर लीटर के हिसाब से मिला करके अपनी फसल में छिड़काव करें। एक बात मैं किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप सही समय पर सही उपचार करें तो ही संभव है। जैसे ही आपकी फसल में किसी भी कीट का प्रकोप करता है तो आप अपने निकटवर्ती कृषि वैज्ञानिक जो कि कीट विज्ञानी हैं उससे संपर्क करें और उसको फसल में सही दवा डालें। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेते हैं यहाँ एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ। नामवर फनकारों की शानदार कलाम से झिलमिलाती महफिल हर रविवार रात 11 बजे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। टसर रेशम कीट के पालन में अक्सर विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिनमें इन्हें हानि पहुंचाने वाले रोग भी शामिल हैं। लेकिन किसान भाई जानकारी के अभाव में इन रोगों का समय रहते नियंत्रण नहीं कर पाते और आगे चलकर कम उत्पादन से ही संतोष करना पड़ता है। तो इन रोगों का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, आइए जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर जीपी सिंह से। अभी हमारे एक किसान भाई नकुल राम ने तसर कीट पालन के दौरान होने वाली बीमारियों के से नुकसान के बारे में पूछा। इनका प्रश्न बहुत ही अच्छा है क्योंकि तसर कीट पालन के दौरान
विभिन्न प्रकार की बीमारी लगती हैं और जो तसर कीट पालन के उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो विभिन्न बीमारियों के कारण होता है। इसमें जो विभिन्न बीमारी होती हैं, सबसे पहली एक बहुत ही नुकसानदायक बीमारी होती है पेब्रिन। इस बीमारी का नाम पेब्रिन है। जब ये पेब्रिन बीमारी होती है तो तसर कीट जो लार्वा है उसकी शरीर पर काली मिर्च जैसे काले काले धब्बे आ जाते हैं। यह जो है इस बीमारी की पहचान है और ये बीमारी इस तरह की है कि अगर एक अवस्था में आ जाती है तो ये पूरे कीट पालन में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, दूसरी से तीसरी अवस्था में और जो है मादा तितली से फिर अगले लार्वा में घूमती रहती है। इसलिए ये बीमारी जहाँ भी जो पहचान में आती है तुरंत ही वहाँ से उन कीड़ों को हटा करके नष्ट करना है जो कि आगे नहीं फैल नहीं पाए। दूसरी बीमारी इसमें तसर कीट पालन के दौरान एक वायरस की होती है जिसे हम वायरोसिस कहते हैं। ये एक प्रकार की जो वायरस की बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जब यह एक बीमारी आती है तो महामारी की तरह से तसर कीट पालन में फैलने लगती है। पहले दिन आप देखेंगे तो कुछ कीड़े जो है उल्टा सर करके नीचे को लटक जाते हैं मरने से पहले। यह पहचान है कि इस बीमारी की, जो कीड़े उल्टे लटके हुए हैं शाखा से वो वायरस से ग्रसित हैं। यह इतनी तेज़ी से फैलती है कि पहले दिन देखेंगे तो आपको 4, 6, 10 कीड़ा दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही दूसरे दिन देंगे तो ये और बढ़ते जाएंगे और 3-4 दिन में पूरा ही जो है कभी कभी फसल को, अगर हमारी जो वातावरण की दशाएं अच्छी नहीं है तो साफ़ कर देते हैं। इसलिए इसके बारे में भी हमें सजग रहना बहुत ज़रूरी है। और एक तीसरी बीमारी जो इसमें होती है तसर कीट पालन में वो बैक्टीरिया से होती है, जिसे हम बैक्टीरियोसिस बोलते हैं। बैक्टीरियोसिस में भी जो है 3 तरह के जो है लक्षण आते हैं। एक जो है कुछ कीड़े में देखेंगे कि उसका जो एक्सक्रीटा है, जो कीड़ा लैट्रिन करता है, मल करता है, वो नीचे नहीं गिरता, वो एक लड़ी के रूप में चैन की तरह से नीचे को लटकता रहता है चिपका हुआ, जिसे हम जो है अपनी भाषा में यहाँ चैन टाइप ऑफ एक्सक्रीटा कहते हैं। इसी तरह से बैक्टीरिया की एक और बीमारी होती है जिसमें कि मल जो है कीड़े का पास नहीं होता है, अंदर ही चिपक जाता है और आगे वो मल नहीं कर पाता है। इसे हम जो है अपनी भाषा में रेक्टल प्रोट्रूशन कहते हैं। इसके नाम से बीमारी जानी जाती है। और तीसरी बीमारी बैक्टीरिया की होती है जो कि एक अलग तरह का लक्षण होता है कि जो कीटा रेशम कीट है उसका जो पीछे का जो गुदा द्वार है वो बाहर को निकल जाता है, गुब्बारे की तरह फूल जाता है और उसमें हरा हरा जो है जो पत्तियां खाता है वो हरा हरा पदार्थ भरा रहता है। इस तरह के जो हमको लक्षण दिखाई देते हैं ये जो है बैक्टीरिया की बीमारी के होते हैं। इस तरह के जहाँ भी देखते हैं उन कीड़ों को हमको हटा देना चाहिए। इसके बचाव के कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहला उपाय तो ये है, क्योंकि ये जो है बाह्य वातावरण में रियरिंग होती है और इसमें जो है बीमारियों का प्रकोप बहुत अधिक होता है, तो जिसे हम कहते हैं कि स्वच्छता का ध्यान, अपनी भाषा में हम कहते हैं डिसइंफेक्शन एंड हाइजीन, वो बरतनी चाहिए। इसके लिए कीड़ा जो हम पालन करने से पहले ही फील्ड को पूरी तरह से साफ करके और उसमें चूना और ब्लीचिंग, चूना 9 भाग और ब्लीचिंग 1 भाग मिलाकर पाउडर पूरे फील्ड में हम उसको जो है डस्ट कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं। इससे वहाँ पर जो बीमारी फैलाने वाले जो कीटाणु हैं, बैक्टीरिया, वायरस, वो जो है कम हो जाते हैं और बीमारियों का प्रकोप कम होता है। दूसरा, हमने इन बीमारियों को रोकने के लिए अपने यहाँ कुछ दवाएं निकाली हैं। एक दवा है जीवन सुधा जो कि आयुर्वेदिक तरह की दवा है। इसको पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था में एक बार कीड़ों के ऊपर तथा जो हमारे तसर अर्जुन के प्लांट हैं कीड़ों सहित उस पर हम स्प्रे करते हैं। इसका 1% हम जो है जूस बना करके रात को इसको पानी में डाल देना है 12 घंटे तक फूलने के बाद। सुबह इसको निचोड़ कर इसका तत्व बना के और जो है हमको 1% मतलब 1 ग्राम जो है उसमें 100 ml में घोल के इस तरह से बनाते हैं और पेड़ों पर छिड़काव कर देते हैं। तो जो बैक्टीरियल डिजीज हैं इनको कंट्रोल करने के लिए इसमें एक दूसरे तरह का बैक्टीरिया है जो हमने LSM बनाया है। ये बैक्टीरिया तसर पौधा या तसर कीड़े के लिए तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन इसमें बीमारी फैलाने वाले जो कीटाणु हैं उन सबको मार देता है। इस प्रकार जो बैक्टीरिया से जो होने वाले डिजीज हैं, बीमारी हैं, उनको रोकने में बहुत ही हमको इससे जो है लाभ होता है। ये जो है 5 ml का एक इंजेक्शन टाइप का एम्पल बनाया गया है छोटी छोटी शीशियों में। इस 5 ml को हम 5 लीटर मिट्टी के पानी में मिला करके
तसर के पौधों पर जो है दूसरी अवस्था में एक बार स्प्रे कर देते हैं। ऐसा करने से बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों में बहुत ही हमको जो है लाभ पहुंचता है। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे। जल्द होते हैं हाजिर। देश के किसी भी कोने में होने वाले चुनाव, क्या यार, दिन भर वही घिसी पिटी चीजें। इसमें न्यूज़ थी, एंटरटेनमेंट कहाँ था? बासी हो गया बॉस, पका डाला। क्या हुआ, ऊब गए? तो हो जाइए रिफ्रेश। लीजिए जायका मनोरंजन के सभी रसों का, वो भी चटपटे और मजेदार अंदाज में। मिर्च मसाला। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी हुई है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि 5 दिनों तक लगातार मध्यम से घने बादल छाए रहने का अनुमान है। आगामी दिनों में कम से मध्यम हल्की बारिश होने का अनुमान है। सोयाबीन एवं अन्य खरीफ फसलें जो लगातार वर्षा के कारण पीली पड़ रही हैं, उनमें 18:18 या 19:19 NPK का छिड़काव 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करें। सोयाबीन, मूंग, उड़द की फसल में जहां 20 से 25 दिन की फसल हो गई हो, इन फसलों में सेमी लूपर के प्रकोप की संभावना है। इसके नियंत्रण हेतु क्विनालफास 25 cc या क्लोरोपाइरीफास 20 cc 1.5 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। छिड़काव के बाद 5 से 6 घंटों तक आसमान साफ रहना अनिवार्य है। धान में यूरिया का छिड़काव करें एवं खेतों की मेड़ों की मरम्मत करें एवं पौधरोपण का कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर लें एवं जल निकास की उचित व्यवस्था करें। साथ ही बतर आने पर हल्दी की निकाई गुड़ाई का कार्य करें। अदरक एवं हल्दी की खेती में पानी अधिक होने पर बाष्पीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए खेतों में मल्चिंग का कार्य करें। मिर्च, बैगन, टमाटर, सोयाबीन, मूंग, उड़द आदि की फसल में नम एवं आर्द्र मौसम के कारण रस चूसक कीट जैसे एफिड, जैसिड, सफेद मक्खी आदि के प्रकोप की संभावना है। इन कीटों के प्रकोप से पीला मोजेक रोग भी फैलता है, अतः इनके नियंत्रण हेतु थायोमेथोक्साम 0.35 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय खड़ी सब्जियों की फसल में पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण हेतु मैनकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें एवं कीट नियंत्रण हेतु डाइमेथोएट 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर साफ मौसम को देखते हुए इसका छिड़काव करें। आगामी दिनों में लगातार अच्छी वर्षा होने की संभावना को देखते हुए पूर्व में बोई गई दलहनी एवं तिलहनी फसलों के खेतों से जल निकास की व्यवस्था करें। खाली खेतों में बतर आने पर रामतिल की बुवाई करें। मौसम खुलने पर धान एवं अन्य फसल जो 20 से 30 दिन की हो गई हों, वहां पर खरपतवारनाशी का प्रयोग करें अथवा खरपतवार के नियंत्रण हेतु निदाई गुड़ाई का कार्य करें। निदाई गुड़ाई के कार्य के उपरांत शेष बची हुई नत्रजन की मात्रा का प्रयोग करें। मूंग एवं उड़द में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रति हेक्टेयर की दर से पर शूट 250 ml का छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल में सफेद मक्खी का प्रकोप दिखाई देने पर इमीडाक्लोरोपिड
1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। भिंडी एवं मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के नियंत्रण हेतु डाइमेथोएट दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। मक्के में इल्ली की रोकथाम हेतु क्लोरपाइरीफास दवा 20 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। नए फल वृक्ष लगाने हेतु तैयार गड्ढों में पौधों को लगाएं एवं नवरोपित पौधों में जल निकास की व्यवस्था करें तथा बड़े वृक्षों के थालों की निराई गुड़ाई का कार्य कर उम्र के हिसाब से उर्वरक एवं सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं। पशुओं को सूखे साफ स्थान पर बांधें तथा कृमिनाशक दवा समय समय पर पिलाते रहें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब आपको बताते चलते हैं। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम करकबेल जिला नरसिंहपुर के कृषक जितेंद्र पटेल ने। यह मिर्च की फसल में आने वाले पत्ती सिकुड़न रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो जितेंद्र पटेल जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सबसे पहले यहाँ पर मौसम में बारिश पहले काफ़ी हो गई थी शुरुआत में, फिर उसके बाद बारिश रुक गई और धूप काफ़ी अच्छी खिल गई, जिसकी वजह से वायरस रोग आने की संभावना अधिक बढ़ गई है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले ग्रसित पौधों को पहचानने का लक्षण ये है जो पौधे की स्वाभाविक वृद्धि होती है, स्वाभाविक वृद्धि ना होकर पौधा बौना हो जाता है, पत्तियां संकुचित हो जाती हैं, ऊपर से मुरझाई हुई लगती हैं और उसमें फूल और फल की मात्रा कम हो जाती है। आप सबसे पहले जो पौधे बोने से दिख रहे हों, पत्तियां असंकुचित टाइप की लग रही हों, उन पौधों को आप अपने खेत से उखाड़ लीजिए और बाहर खेत के एक गड्ढा बनाइए जिसमें उन पौधों को, ग्रसित पौधों को दबा दीजिए। फिर इनके रोकथाम के लिए, क्योंकि ये वायरस रोग वाहक कीट द्वारा फैलता है, तो वाहक कीटों को नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। तो वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए और वायरस रोगों को नियंत्रण के लिए आप वेटेबुल सल्फर 2 मिलीलीटर प्रति लीटर और रोगार 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करते रहिए। 10-15 दिन के बाद पुनः इसको छिड़काव करिए, आपका मिर्च सुरक्षित रह सकती है। लेकिन इसके साथ साथ आप अपने पड़ोस के खेतों के किसानों भाइयों को भी इस मात्रा का छिड़काव जरूर बताइए, क्योंकि विषाणु के जो रोग वाहक कीट हैं वो दूसरे के खेत से आपके खेत में आ सकते हैं। इसलिए आप अपने खेत को सुरक्षित करने के लिए आप अपने बगल के खेतों को सुरक्षित करना बहुत आवश्यक है। पड़ोस के खेत वाले कृषक भाइयों को भी इस चीज़ की जानकारी दीजिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। तो किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। लीफ कलर चार्ट के अनुसार धान की फसल में यूरिया का प्रयोग। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय पर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।